मेरा नाम आर्या राज है। मैं खगड़िया ज़िले के गोगरी प्रखंड की निवासी हूँ। मेरा गांव बरेटा हुआ। मैंने अपना 10th कृष्णा निकेतन से किया है। फिर उसके बाद मैंने अपना 12th नोटर डेम अकेडमी से किया है। पटना वुमेंस कॉलेज से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। उसके बाद एमए मैंने जेएनयू से किया। जब मैं एमए जेएनयू से कर रही थी तो उसमें फाइनल ईयर में मेरा नेट भी हो गया था और मैंने जेआरएफ भी किया है। वैसे मेरी स्कूलिंग 1 to 7th जो है अपने गांव में ही हुई थी। अभी इस 64th बीपीएससी में मेरा 11वां रैंक है। वैसे मैं महिला वर्ग में प्रथम स्थान पर हूँ। मैंने 63rd बीपीएससी भी दिया था और चूँकि मैंने केवल एक ही एसडीसी के लिए अपना सीट दिया था, इस कारण से मेरा उस समय चयन नहीं हो पाया था। ये अलग बात है कि मेरा अभी मेरा 615 मार्क्स है और लास्ट टाइम भी 610 था, लेकिन मुझे केवल एसडीसी चाहिए था, तो इस जो मुझे लास्ट टाइम नहीं मिल पाया था। मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड में अपना हमेशा से ही आर्ट्स रखी थी। 12th में भी मेरा आर्ट्स था क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना था। घर में भी ऐसा ही माहौल था, तो रिजल्ट में ऑब्वियसली किसी एक लोग का योगदान नहीं होता है। घर में मम्मी पापा भाई बहन के साथ साथ सभी लोग, फ्रेंड्स टीचर्स जो है वो हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं और ऑब्वियसली ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा ही साथ रहा था। बेसिकली हम यहाँ अभी बीपीएससी का जो 3 मुख्य चरण होता है उसके बारे में स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पढ़ाई कर बताएंगे। कैसे कैसे मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया था ताकि ये अभी जो अब आपको एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हेल्पफुल हो। अभी आपको 65th का जिनका मेंस हो चुका है उनका इंटरव्यू होने वाला है और 66th का भी मेंस होने वाला है, तो एक ओवरऑल तीनों ही स्टेज का हम बात करेंगे। ऑप्शनल की भी मैं बात करूँगी। इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शनल था, तो इकोनॉमिक्स के बारे में हम एक स्पेसिफिकली अलग वीडियो बनाना चाहते हैं क्योंकि सभी लोगों का ऑप्शनल इकोनॉमिक्स नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम प्रीलिम्स की बात करते हैं कि पीटी जो होता है वो हमको 150 मार्क्स का होता है, जो कि हमें 2 घंटे में देना होता है। और हमारे यहाँ बिहार के पीटी की 2 इम्पॉर्टेंट खासियत है कि आपको यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सीसेट काइंड ऑफ थिंग यहाँ नहीं है, जो कि अधिकतर सिविल सर्विसेज परीक्षा में भी होती है और यूपीएससी में भी होती है। तो इसीलिए आपको ये प्लस पॉइंट है, तो ये चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। बेसिक्स जो होते हैं वो अधिकतर मैंने अपनी एनसीईआरटी से कवर की थी और हम ये चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक्स कवर्ड है तो उस केस में जो आप एनसीईआरटी के मतलब अंडर 10 वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन 11-12 फिर भी आप ज़रूर एक बार पढ़ें। लेकिन अगर आपको एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना है कि कुछ भी नहीं पता है, तो उस केस में आप एनसीईआरटी एटलीस्ट 6th से ज़रूर पढ़ें, सारे सब्जेक्ट्स के, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सारी चीज़ को पढ़ें। क्योंकि अभी इवन पीटी में भी आपको जो है एक 5th चॉइस होता है, नन ऑफ द एबव एंड मोर देन वन। उस केस में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसीलिए है कि पीटी के लिए मतलब एग्ज़ाम के इवन स्टार्ट होने से पहले ही आपको एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लेना है। आपकी स्ट्रेंथ अगर है कि एनसीईआरटी आपको कवर्ड है तो आपको वहाँ से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स की बेसिक्स चीज़ें जैसे हैं कि जो है आपको शुरू करने से ही पहले कि जो भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं कम से कम 5 से 6 साल, उसको जो है आप ज़रूर देख लीजिए। उससे एक पता चलेगा कि आपको एग्ज़ाम में क्या आता है। सिलेबस भी आप देख सकते हैं, तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीटली नहीं दिया रहता है, तो वो जो है आपको क्वेश्चन पेपर से पता चल जाएगा कि अच्छा ये है और ये है। और आप जो है टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बनाइए पीटी के लिए, क्योंकि कम से कम जैसे कि 100 सेट तो बना ही लीजिए। उससे क्या होगा कि बार-बार आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप क्या गलत किए हैं, क्या सही किए हैं। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी जो है मदद ले सकते हैं या फिर मटेरियल अब मार्केट में है तो वो भी मदद ले सकते हैं कि उससे भी जो है आप कर सकते हैं। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब जॉइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। हम कहीं भी लाइक जॉइन नहीं किए थे, लेकिन मटेरियल्स हम सभी का लेकर के घर में पढ़ लिया करते थे। जैसे कि आपको यहाँ पर मतलब पटना में भी पार्श्वनाथ सर का है, उसके अलावा आस्था आईएएस करके एक है जिसका कि मैं लेकर के मेंस में प्रैक्टिस की थी और पीटी का भी कुछ प्रैक्टिस मैंने किया था।
पीटी में जो है आपको बेसिक्स में हिस्ट्री की वही 12th एनसीईआरटीज होती है, और पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत होता है, परीक्षा मंथन भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये करने का मतलब है कि एक बेसिक चीज़ जो है आप जो है बहुत इसको देख सकते हैं कि क्या क्या है, कैसे पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो है एग्ज़ाम में आपको बहुत ही अच्छे से अपना वो 2 घंटा देना होता है पीटी के लिए स्पेसिफिकली, कि आपको लगता है कि जैसे कि मतलब 2 घंटा है तो चलो आराम से 150 क्वेश्चन कर ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको टाइम की कमी वहाँ हो जाती है। कारण ये भी हो सकता है कि आपको वहाँ एग्ज़ाम में घड़ी ले जाने नहीं दिया जाता है। बहुत बार जो है एग्ज़ाम रूम में भी जो है नहीं होता है घड़ी, तो टीचर्स जो होता है वो आपको बताते हैं। इस कारण से है कि और उसके अलावा आपको जो भरना हो तो ओएमआर वो भी आप सही से भरें, ताकि रोल नंबर अगर गलत हो जाए तो फिर बनाने का क्या फ़ायदा। तो आपको ओएमआर को अच्छे से भरना है, और ओएमआर जो दोनों तरफ भरना होता है, आगे भी पीछे भी। आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए और भरिए उस अकॉर्डिंग। उसके अलावा जो है आप पीटी में मतलब जैसे जनरली मैं करती थी कि 150 क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं 1 घंटे में जो है सभी को मतलब कवर कर लेती थी, और क्रॉस और टिक करते जाती थी कि हाँ ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद 1 घंटे में होने के बाद जनरली 15 से 20 मिनट में उसको रंगती थी, और 15 से 20 मिनट में वैसे क्वेश्चन रंगती थी जिसको कि मुझे नहीं आता है। कहने का मतलब ओवरऑल 15 से 20 मिनट आपको जो है लग जाता है वो भरने के लिए, मतलब चूँकि 150 रंगना है आपको, तो समय तो वो लेता ही है। फिर उसके बाद जो है आप आधा घंटा जनरली मैं मैथ्स के लिए सेव रखती थी, क्योंकि वहाँ 10 जो होता है वो मैथ्स के लिए होता है। तो अगर पीटी में देखा जाए तो ऑन एन एवरेज हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो 30 to 35 होता है। पॉलिटी का क्वेश्चन जो है वो 20 से 25 होता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखा जाए तो वो 10 से 15 होता है। अगर इकोनॉमिक्स देखा जाए तो वो बहुत ही कम होते हैं, कहने का मतलब 5 से 10 होते हैं। साइंस देखा जाए तो वो 25 से 30 होते हैं। करंट अफेयर देखा जाए तो वो भी लगभग 25 से 30 होते हैं। इस तरह एक ओवरऑल कवरेज जो होता है वो होता है। आपको पीटी के लिए अगर करंट अफेयर चाहिए तो मैं जनरली केबीसी नैनो की एक बुक आती है उससे मैं देखा करती थी। उसके अलावा है कि इस पीटी के भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी होती है। आप बहुत सारा टेस्ट पेपर दें तभी जाकर के आप इसको क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज जो होता है वो मेंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेंस जो होता है वो कुल आपको 1000 का होता है, जिसमें कि 100 होता है हिंदी का, जिसमें कि आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। हिंदी में आपको जो है वो एक बुक थी वसुदेव नंदन पंत की, वो बुक मैं पढ़ती हूँ और उससे इनफैक्ट हम क्वेश्चंस भी देखें कि आते भी हैं, तो इसीलिए उसको मैं प्रेफर करती थी हिंदी के लिए। उसके बाद GS1 होता है जिसमें कि आपको 3 सेक्शंस होते हैं। पहला हिस्ट्री होता है जिसमें कि 3-4 सेगमेंट्स हैं जो कि डिवाइडेड हैं, जैसे कि पहला है आपको आर्ट एंड कल्चर, जिसमें कि मॉडर्न कल्चर्स, पाल कला एंड पटना कलम। तो मौर्य जो हैं वो उसके मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आपको सभी जगह मिल ही जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री की बुक्स भी हो या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल हो। आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो भी डायग्राम्स हैं, स्तूपाज हैं, पिलर्स हैं, उसको आप जो है केवल साइड में बना दीजिए, तो वो आपके मार्क्स को इंक्रीज कर देता है। दूसरा जो होता है पाल कला वाला, वो भी आपको बिहार से रिलेटेड जो भी बुक है उसमें आपको जो है मिल जाते हैं। बिहार का एक स्पेसिफिक लुसेंट आता है, तो आप उससे बिहार के बारे में जो है स्पेसिफिकली पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिहार के लुसेंट सब जगह, मतलब बिहार की हिस्ट्री जो है वो सब जगह नहीं मिल पाती, लेकिन बिहार लुसेंट में आपको मिल जाता है। उसके अलावा जो है पटना कलम से हम के लिए हम राज्यसभा टीवी का एक अच्छा सा 30 मिनट का वीडियो है वो हम देखे थे, तो वो बहुत ही यूज़फुल लगा था, क्योंकि पटना कलम का बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल नहीं पा रहा था हमको। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, उससे आप उसको कवर कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका आंदोलन होता है, जिस आंदोलन में आपको 1857 आंदोलन है, संताल मुंडा विद्रोह है, फिर आपको चंपारण सत्याग्रह है, कभी कभी असहयोग आंदोलन भी आ जाता है, और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये भी आ जाता है। इस सब में से एक क्वेश्चन आपको आ जाता है, और एक क्वेश्चन जो होता है वो जनरली हम पर्सनालिटीज़ वाला किया करते थे, तो उसमें गांधी जी हैं, नेहरू हैं और टैगोर हैं, इनके बारे में। तो ऑब्वियसली स्पेसिफिकली गांधी जी को तो आप अच्छे से बना ही लीजिए। लेकिन अभी क्या है कि हम देखें हैं कि मतलब इंडिया बिहार के अदर पर्सनालिटी जैसे कि राजेंद्र बाबू हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, इनके बारे में भी पूछा जाने लगा है, तो आप इसके बारे में भी कवर अप कर लीजिए। कहने का मतलब कि मेंस में भी आपको जो है पास्ट ईयर पेपर्स को देखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि उसी से रेफरेंस आपको पता चलता है कि आप क्या क्या आप लिख सकते हैं। आपको हिस्ट्री में 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 आते हैं, कभी 5 कभी 6, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करना होता है। और जनरली मैं उसमें 1 घंटे दिया करती थी, और हिस्ट्री मतलब जनरली हमको लगता था मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट है, तो मैं इसीलिए हिस्ट्री से ही स्टार्ट करती थी। आप जब भी लिखिए सबसे पहला क्वेश्चन अपना सबसे बेस्ट वाला लिखिए, क्योंकि उससे जो होता है एग्जामिनर को बेस्ट इंप्रेशन पड़ता है। सेकेंड पोर्शन जो होता है वो आईआर का होता है। आईआर में आपको 3-4 मेजर टॉपिक जो है, यहाँ भी आईआर में भी आपको 3 क्वेश्चंस लिखने होते हैं और 5 क्वेश्चंस ये लोग देते हैं। इसमें आईआर में जो एक बेसिक पॉइंट है, मतलब 3-4 बेसिक चीज़ें हैं जो कवर अप करनी है आपको। पहला तो वही कि इंडिया एंड उसके नेबरिंग कंट्रीज, भारत से पाकिस्तान का, भूटान का, नेपाल का, बांग्लादेश का, म्यांमार का, ये सारा कैसा रिलेशन है, इन द सेंस कि फाइनेंशियल रिलेशन कैसा है, कल्चरली कैसे हम लोग लिंक्ड हैं, कैसे मतलब डिफरेंट वॉर होने के बाद भी हम लोग एक साथ रह रहे हैं। उसके अलावा मतलब अभी साइंस टेक्नोलॉजी में कैसे हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ये सारी चीज़ को एक जॉट डाउन करके रख लीजिए। तो कहने का मतलब इंडिया नेबरिंग कंट्रीज़ के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज, जैसे कि भारत का यूएस के साथ रिलेशन हुआ, चाइना के साथ रिलेशन हुआ, दक्षिण अमेरिका के साथ रिलेशन हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन हुआ, ये सारे रिलेशंस जो है इसको भी आप एक तरह से जॉट डाउन कर लीजिए। उसके अलावा आपको इंटरनेशनल बॉडी होता है, जो सेकेंड पॉइंट होता है, सेकेंड मेजर टॉपिक होता है इंटरनेशनल बॉडी में, आप सार्क है, बिम्स्टेक है, ये सारी चीज़ को आप अच्छे से कर लीजिए। ओआईसी भी एक बार पूछा गया था, वैसे इंडिया उसका मेंबर नहीं है, बट उस समय सुषमा स्वराज थी हमारी फॉरेन मिनिस्टर, तो वो वहाँ ट्रेवल की थी, उनको इनवाइट किया गया था, तो इस कारण से वो क्वेश्चन भी वो लोग पूछ लिए थे। कहने का मतलब जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो करंट इवेंट को लेकर के होता है। करंट इवेंट में जो भी उस समय चल रहा है वो आप देखिए, जैसे कि हम लोगों को के समय आपको 2+2 आ गया था, डायलॉग हुआ था, वो आया था, रोहिंग्याज के इशूज़ आए थे, एनआरसीज के इशूज़ चल रहे थे, उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको आ जाते हैं जो कि आपको करना है। आजकल कुछ ये लोग जो है मतलब इंडेक्सेस से भी, जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों को पूछ दिया गया था, तो यूएनडीपी का जो भी मतलब इंडेक्स है इंपॉर्टेंट वाला, एसडीआई है जैसे, इसको आप जो है इम्पोर्टेंटली मतलब पढ़ सकते हैं आईआर के लिए। यहाँ भी मतलब आईआर में भी मैं जनरली 1 आवर दिया करती थी। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। जो भी साइंस बैकग्राउंड के हैं उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो हम जैसे आर्ट्स के बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत होता है, तो आपको उसमें वही करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो आप पास्ट ईयर पेपर्स है उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जा कर के आप जो भी एग्ज़ाम में आते हैं उसके कोचिंग मटेरियल्स हैं उसको जो है आप एक बार ज़रूर कवर अप कर लीजिए। डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने का वही मात्र है कि बार बार प्रैक्टिस करना और गिवन समय में प्रैक्टिस करना। वहाँ जो है आपको अगर नहीं प्रैक्टिस किए रहिएगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा ही मतलब टाइम का कमी हो जाता है। आप मतलब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं कि हमेशा आते हैं, जैसे पाई चार्ट से संबंधित एक क्वेश्चन है वो आ जाता है, बार ग्राफ से आ जाता है, और एक है सेक्स रेशियो से संबंधित क्वेश्चन वो आ जाता है। अगर आप इसको कवर अप किए रहिएगा तो फिर आपको कभी भी मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन में दिक्कत नहीं होगा। मतलब जहाँ तक हम दिए 2 बार मेंस दिए हैं, तो और हम दोनों में क्वालिफाइड रहे हैं, तो हमको जैसा लगता है कि शायद स्टेप मार्किंग भी होती है। मतलब सीडीपीयू के एग्ज़ाम में मेरा एब्सोल्युटली 210 मार्क्स था, तो वहाँ मेरा दोनों ही सही था डेटा इंटरप्रिटेशन वाला। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि एक शायद मेरा मतलब आंसर निकालने में केवल रॉन्ग हो गया था, तो लगता है कि वो लोग स्टेप मार्किंग भी ज़रूर करते हैं, तो इसीलिए है कि स्टेप मार्किंग होगी। आप अच्छे से मतलब बनाइए, और चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए वो लोग 4 क्वेश्चन देते हैं और उसमें 2 आपको चूज़ करना है, तो आप थोड़ा समय दे करके देख लीजिए कि हमको कौन-सा करना है। तो इस तरह करके जो है पेपर 1 जो है ये कवर अप हो जाता है। आपको इसमें 36 पेज दिया हुआ है, तो 36 पेज को जनरली मैं तो कवर अप कर देती थी, बैक मतलब फर्स्ट टू बैक एकदम कंप्लीट मेरा हो जाया करता था। तो आप लोग भी अपनी स्ट्रैटेजी को उस तरह से कर सकते हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कोई भी नहीं छोड़ें। तो ये जनरली पेपर 1 के लिए मेरी स्ट्रैटेजी थी। पेपर 2 जो है वहाँ भी 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में सबसे पहला जो होता है वो पॉलिटिकल साइंस का से रिलेटेड पार्ट होता है। उसमें भी मेजर 2 पार्ट है आपको, एक बेसिक्स है और एक है करंट से रिलेटेड। बेसिक्स जो होते हैं उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है,
उसके अलावा गवर्नर्स के टॉपिक होते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन के टॉपिक होते हैं। ये सारी चीज़ जो है आपको बहुत ही अच्छे से कवर अप कर लेना है, क्योंकि इससे जो है वो क्वेश्चन किसी न किसी रूप में देते ही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन एंड इसके रिफॉर्म्स, क्या प्रॉब्लम है इंडिया में, बिहार में, ये सारी चीज़ों को पूछते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी बहुत बार क्वेश्चंस में ये लोग पूछ चुके हैं। कहने का मतलब कि एटलीस्ट आपको जो ये पूछ चुके हैं पिछले 5 साल में, उसको तो आप ज़रूर लिख के एकदम तैयार कर लीजिए कि जो है ये एटलीस्ट एग्ज़ाम में ज़रूर ही आता है। और उसके अलावा जुडिशियल एक्टिविज़्म, जुडिशियल रिव्यू जो है ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है, तो उसको आप कवर अप कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर इसमें आप कोई भी, जैसे कि अब मान लीजिए इलेक्शन का क्वेश्चन रहता है कि इलेक्शन में प्रॉब्लम है, तो मान लीजिए कोई भी अगर आप डेटा देते हैं, एडीआर का डेटा दिए कि इतने परसेंट पोल मतलब एमएलए करप्ट हैं, इतनी परसेंट वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारी एमएलए एमपी, ये सब अगर आप देते हैं तो आपका डेटा जो है, आंसर जो है बहुत अच्छा हो जाता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को याद रखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल होता है। तो इस तरह से जो है मतलब एक पॉलिटी का हो जाता है अच्छा सा प्रिपरेशन। फिर उसके बाद सेकेंड पोर्शन जो उसका है, उसमें आता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में ज्योग्राफी के कोर क्वेश्चंस आजकल बहुत कम देते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी जो का एग्रीकल्चर पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ये लोग देते हैं कि एग्रीकल्चर आपको दोनों का, इंडिया का भी और बिहार का भी, हमेशा से अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम क्या है, एग्रीकल्चर में कितने परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, फीमेल का कितना एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन है। अगर एग्रीकल्चर का मतलब रिफॉर्म्स जैसे स्वामीनाथन कमेटी है, तो ये सारे क्या रिफॉर्म्स हैं, जब जब भी मतलब गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर में, तो हमारा मतलब एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस बढ़ता है। हम लोग मानसून पे डिपेंडेंट है। कहने का मतलब एक ओवरऑल आइडिया एग्रीकल्चर का ज़रूर रखिए, ये हमेशा ही आपको काम आएगा। किसी भी पेपर को अगर आप लिखते हैं तो एग्रीकल्चर बहुत ही बड़ा सोर्स होता है। तो एग्रीकल्चर, उसके अलावा हमेशा आप ये पॉइंट में ध्यान रखिए कि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बिहार का जो है उसमें जैसे कि हमेशा डालिए एग्जाम्पल, जैसे कि बिहार में जो है अभी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ बनाई जा रही है जो कि 3 स्टेजेस में है, तो उसको हमेशा कोट कीजिए कि मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित अगर जहाँ भी आपको मौका लगे तो बिहार की उस पॉलिसी के बारे में, उस स्टेप्स के रिफॉर्म्स के बारे में लिख दीजिए। ये ज्योग्राफी के लिए एग्रीकल्चर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। उसके अलावा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो इकोनॉमिक्स में हमेशा पूछा जाता है, तो वहाँ भी आप डेटा जो है हमेशा से तैयार रखिए। ज्योग्राफी में आप मैप भी बना सकते हैं, अगर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया या बिहार पूछ दिया तो आप जो है वहाँ बिहार के या इंडिया के मैप को भी बना सकते हैं। इवन जो पेपर 1 का आईआर है, अगर वहाँ पर भी आप मैप, अगर सार्क पूछता है तो आप सार्क के ये सभी कंट्रीज़ को भी वहाँ पे मैप से बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ एनफ पेज आपको रहता है हर जगह जो है, मतलब 4 से 5 जो पेज होता है वो एक क्वेश्चन के लिए होता है। तो आप जो है वो मैप से फिल कर दीजिए, आपका दोनों काम हो जाएगा, पेज भी भरेगा और मैप भी रिप्रेजेंटेटिव होगा। जो एग्जामिनर होते हैं वो एक एक पॉइंट को नहीं पढ़ते हैं या पढ़ते होंगे, क्योंकि इतने सारे मतलब पेपर्स होते हैं, तो जब आप हाईलाइट कर देते हैं तो उनको पता चलता है कि अच्छे बच्चे को पता है, तो फिर उस अनुसार जो है मार्क्स आपका थोड़ा स्कोरिंग हो जाता है। उसके अलावा जो आईआर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद थर्ड वाला पोर्शन जो होता है उसमें आपको साइंस है बेसिकली पढ़ना। तो साइंस में जो है ये लोग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल दे रहे हैं। कहने का मतलब कि सारे कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल्स जितने भी हैं, सोलर एनर्जी में इंडिया बहुत ही आगे मतलब लीडर के रूप में रहा है, सोलर अलायंस सब किया है, तो सोलर अलायंस ये सब के बारे में भी ये लोग कभी कभी पूछते हैं। और जितने भी एनर्जी हैं उसका क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंडिया का रैंक कहाँ है, बिहार का क्या स्तर है, ये सारी चीज़ें एनर्जी के बारे में वो पूछा करते हैं। उसके अलावा है कि जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका जो आप एक ब्रीफ अच्छा सा नोट्स बना लीजिए कि जो है अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में कैसे कंट्रीब्यूट करती है, पॉवर्टी को कम करने के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, हेल्थ का सेक्टर बढ़ाने के लिए कैसे इम्प्रूवमेंट करेगी। तो ये जो है एक ओवरऑल एक ये चीज़ बना लीजिए। उसके अलावा एक मेजर चीज़ जो आप बना सकते हैं अभी के टाइम में कि कोविड का ओवरऑल इम्पैक्ट,
कहने का मतलब कि कोविड का इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पे कैसे पड़ रहा है, फैमिली पे कैसे पड़ रहा है, उसी तरह इंडियन इकोनॉमी एज ए होल कैसे होगा, बिहार पे क्या असर पड़ रहा है, पॉवर्टी पे कैसे असर हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट पे कैसे हुआ, इंडिया यूएस का रिलेशन इससे कैसे अफेक्टेड होगा, अगर वैक्सीन दे रहे हैं किसी कंट्री को तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब साइंस में भी ये आ जाता है। साइंस में इसके अलावा कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी के से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैसे इंडिया जो है वो मतलब स्पेस में किस रैंक पे है। इसरो जो है अब देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें को मतलब भेज रही है, जिस मतलब मंगलयान के साथ साथ अब जो है गगनयान की तैयारी हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को भी जो है आपको मतलब पढ़ के रखना, और साइंस को पढ़ने वक्त हमेशा ये ध्यान रखना है कि साइंस जो है कैसे सोसाइटी को, बिहार को, इंडिया को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो जब भी आप साइंस सोचिए तो इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इस तरह से हम लोग जो है साइंस को जो है कवर अप करते हैं। और स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या हैं वो आप अपने पास्ट ईयर पेपर्स से देख लें तो उससे बहुत ही अच्छे से और पता चल जाता है। ये पेपर 2 हुआ जिसमें कि ओवरऑल होता है, इसमें भी 3 घंटे होते हैं। आपको जो पहला सेक्शन है पॉलिटी वाला उससे 3 करना होता है, सेकेंड वाला जो है वो आपको ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है उससे भी 3 करना होता है, थर्ड वाला आपको साइंस है उससे 2 करना होता है, तो यानी कि 8 क्वेश्चंस करने होते हैं। आपको 8 क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटा का समय होता है, 36 पेजेज होते हैं। इस तीनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको जो है लिखना होता है पेपर 2। तो ये ओवरऑल एक पेपर 2 हुआ। मात्र 2 ही जीएस के पेपर होते हैं। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स मतलब एक ऑप्शनल होता है जो कि मेरा इकोनॉमिक्स था। तो ऑप्शनल जो है यहाँ मतलब ये एक अलग से वीडियो मैं ऑप्शनल के लिए बनाऊंगी, क्योंकि ऑप्शनल जो है वो सभी लोगों का ऑप्शनल नहीं रहा है। उसके अलावा जो है हम चाहते हैं कि एक ओवरऑल चीज़ें मैं हम आपको बता देना चाहती हूँ कि क्या-क्या परेशानियाँ होती है बच्चों को। जैसे कि अगर जैसे मेरा खुद का प्रॉब्लम था कि मेरी हैंडराइटिंग खुद की उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं क्या करती थी कि हैंडराइटिंग को बड़े-बड़े से लिखती, ताकि जो है टीचर्स को पता चले कि मेरी मतलब हैंडराइटिंग मेरी पता चल पाए कि मैं क्या लिखी हूँ। जो भी चीज़ें मैं आंसर स्टार्ट करती थी तो हमेशा फ्रेश पेज से स्टार्ट करती थी। जहाँ भी पॉसिबल होता था डायग्राम बनाती थी, जहाँ भी पॉसिबल होता था फ्लो चार्ट यूज़ करती थी। उसके अलावा मतलब कोई भी अगर अधिक से अधिक पॉइंट वाइज लिखने का मतलब प्रयास कीजिए, और पॉइंट्स को हाईलाइट कर कीजिए, इन द सेंस कि अंडरलाइन आप कर दीजिए। और हर क्वेश्चंस का जो है आप एक एटलीस्ट एक इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिए, उसके बाद उसको समझाना, और फिर उसके बाद फिर अंत में एक कंक्लूजन ज़रूर दीजिए। अगर कोई आपको वैसा क्वेश्चंस लग रहा है जिसमें कि आप उसके प्रोज कॉन्स दोनों लिख सकते हैं, तो प्लीज़ दोनों को ही आप मेंशन कीजिए, और एंड में आप सजेस्ट कीजिए कि हाँ कौन सा पहलू उसका ज़्यादा अच्छा है। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम आप पॉजिटिव पे कंक्लूड करते हैं, तो ये मतलब बहुत ही अच्छा होता है। उसके अलावा जो है स्टूडेंट्स के लिए यही होता है कि बुक लिस्ट क्या होते हैं, मतलब जो टॉपर्स पढ़े हैं, तो उसके लिए हम ये अपना ये बुक लिस्ट शेयर करना चाहते हैं कि हिस्ट्री जो होता है उसके लिए हम 2 पार्ट में हम जनरली पढ़ते थे कि बिहार का हिस्ट्री, तो वो बिहार के लुसेंट से पढ़ते थे। उसके अलावा ओवरऑल जो होता है वो लुसेंट से पढ़ सकते हैं आप। एक लुसेंट की बुक आती है जिसमें कि सारा ही रहता है। उसके अलावा बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। आप इम्तियाज़ अहमद भी रेफ़र कर सकते हैं मेंस के लिए। उसके बाद पॉलिटी के लिए अगर आप यूपीएससी तैयारी करते हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन अगर जो केवल बीपीएससी के लिए चाहिए और उसमें भी हिंदी मीडियम में अगर चाहिए तो परीक्षा मंथन भी आप दे सकते हैं। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से भी पढ़ाई की थी क्लास 1 से 7, तो मेरे लिए ये प्लस पॉइंट था कि मैं शिफ्ट कर जाती थी, हिंदी का भी कुछ पढ़ लेती थी। और घर में भी लाइक 6 भाई बहन में मेरे 4 जो हैं वो हमेशा हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट रहे थे, तो इस कारण से कभी दिक्कत होता था उनसे भी मैं पूछ लेती थी। तो कहने का मतलब हिंदी और इंग्लिश में मुझे मतलब शुरू में दिक्कत होता था, लेकिन ये प्लस पॉइंट मेरे लिए बाद में बन गया था। उसके बाद अगर आप ज्योग्राफी में जाइए तो एनसीईआरटीज़ आप पढ़िए, मैप ज़रूर पढ़िए। मैप को जो है आप एटलस से भी पढ़ सकते हैं। बिहार और इंडिया ये 2 मैप, और इंडिया में भी फिजिकल और पॉलिटिकल, ये 3 मैप एटलीस्ट रूम में ज़रूर लगा के रखिए। उसको हमेशा देखते रहिए, क्योंकि ये बिहार से क्वेश्चंस देते हैं कि कौन सी रिवर किस रिवर को मतलब मिल रही है, उसके अलावा कौन सी डिस्ट्रिक्ट किसको टच कर रही है, बिहार का बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन सा है, कंट्री कौन सा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस ये देते हैं। या फिर बिहार में कौन सा इंपॉर्टेंट सॉइल है, इस तरह के क्वेश्चंस भी देते हैं। तो मैप को याद रखना थोड़ा ज़रूरी होता है।
तो ये हुआ मैप का, बिहार का मतलब ज्योग्राफी का ये सारा पोर्शन हुआ। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स में जाइएगा तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना होता है, स्पेसिफिकली मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड करने का मतलब हुआ मेरा कि जो भी बैंक से रिलेटेड चीज़ है, बेसिकली आरबीआई से रिलेटेड, और जो भी कमर्शियल बैंक हैं उनका जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है, जैसे कि बैंक रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ होता है, ये सब क्या है, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। और इनफैक्ट इस सब का डेटा भी आपको पता होना चाहिए कि सीआरआर जो है 4% है, तो ये आपको याद होना चाहिए, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा और आप सब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी से हमारा मतलब होता है कि जितने भी गवर्नमेंट की चीज़ें, यानी गवर्नमेंट का बजट क्या हुआ, गवर्नमेंट का टैक्सेशन क्या हुआ, तो उसमें डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, या फिर बजट है तो किस तरह का मतलब डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको इकोनॉमिक्स में याद रखना। इकोनॉमिक्स से डरना नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में मतलब वैसे को तो पीटी में कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप देख लीजिए पास्ट ईयर पेपर से कि आखिर ये पूछते क्या हैं, तो फिर उसको जो है आपको याद करना होता है इकोनॉमिक्स के लिए। लुसेंट भी आप देख सकते हैं, कुछ कुछ टर्म्स वहाँ भी दिए हुए हैं, तो इकोनॉमिक्स को का मेनली टर्म्स आपको देखना होता है। करंट अफेयर्स आप जो है घटना चक्र से भी देख सकते हैं। वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो जनरली मैं देख लिया करती थी, क्योंकि वहाँ वो गवर्नमेंट की बुक होती है, तो वो हर चीज़ वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं और वो डेटा एक्यूरेट होता है। तो इस कारण से जनरली इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट निकालती है, बिहार का स्पेसिफिकली हम बोल रहे हैं, तो उसको आप कर लीजिए तो सही रहेगा। साइंस जो है वो हम, अगर आपका साइंस में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार आप एनसीईआरटी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो मतलब बेसिक्स क्वेश्चंस तो पूछते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ का एसआई यूनिट क्या हुआ, ये चीज़ तो वो पूछते हैं, लेकिन कभी कभी लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है उसकी संख्या बराबर है, ये चीज़ अगर हमको याद नहीं रहता है तो कुछ कुछ कभी कभी हम लोग गलत कर जाते हैं। तो एक बार 8 to 10 जरूर देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव से जो है बना सकते हैं। करंट अफेयर जो होता है वो केबीसी नैनो भी हम देखे थे, स्पीडी भी देखे थे, और न्यूज़पेपर्स आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली 1 से 2 घंटा ज़रूर न्यूज़पेपर देखिए। डिपेंड्स आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं। मैं इंग्लिश मीडियम में थी तो इस कारण से इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा करती थी। उससे क्या होता है कि आप एटलीस्ट जान रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ, उसमें आपको बिहार का भी, इंडिया का भी सारा न्यूज़ जो है मिलते जाता है। ये जो है ऑन एन एवरेज मतलब सारे बुक लिस्ट हुए जिसको कि आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स जिनका है सब्जेक्ट वो इन इस बुक्स को मतलब रिफ़र कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रही हूँ, तो उसको जो भी देखना चाहे प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। ओवरऑल मतलब उसके बाद मेरा मार्कशीट अगर स्टूडेंट्स देखना चाहे तो वो देख सकते हैं कि ये मेरा मार्कशीट रहा था। तो आपको इससे पता चलेगा कि आप कितना मतलब आपका ये टारगेट क्या होना चाहिए। मेरा ये मार्क्स रहा था और हम ये मेरा मतलब 11 रैंक है। वैसे तो जो 10th है उनका भी मेरे ही इतना मार्क्स है, लेकिन अदर रीजन शायद एज लोग बोल रहे हैं कि उनका एज ज़्यादा रहा होगा मेरे से, तो उनका 10th रैंक है और मेरा 11th रैंक है। तो वो सब खैर अलग बात है, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर 11 रैंक पे आपको आना है या फिर इससे ज़्यादा आना है, तो एक ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इतना जो है मार्क्स हम लोगों को मिनिमम लाना है। तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि ये मार्कशीट आप लोग दे रहे हैं, क्योंकि जनरली हम ये टारगेट रखते थे कि मतलब कौन टॉपर्स हैं और उनको कितना मार्क्स आता है, क्योंकि वो एक क्राइटेरिया होता था, क्योंकि कट ऑफ जो होता है वो एक लोएस्ट मार्क्स आपको बताता है, लेकिन हाईएस्ट क्या होता है जी, ये जनरली हम प्रेफर किया करते थे। इसीलिए हम सोचे कि सभी लोग ये चीज़ को जान पाए। अंत में हम यही बोलना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कि अभी जो टाइम है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला टाइम चल रहा है। तो इस कारण से आप जो है जो भी मतलब समय दे कर के पढ़ाई कीजिए, और बहुत ही मेहनत करना होता है। तो कोई भी परेशानी आपको एज़ सच नहीं होती है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते रहते हैं तो। वैसे यहाँ मेरा मार्क्स इंटरव्यू का 90 है। इंटरव्यू के लिए बस थोड़ा-सा हम बता दें, इंटरव्यू जो है वो बहुत ही कॉर्डियल हुआ था, उसमें इतनी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं थी, क्योंकि मैं सीडीपीओ थी, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक मेरा सीडीपीओ से कवर किया गया था, जैसे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो है ये क्या है, क्या आप इस पे कैसे वर्क कर रही हैं, मिसिंग गर्ल चाइल्ड के केसेस क्या हैं, इस तरह के क्वेश्चंस, तुलनात्मक क्वेश्चन, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान में क्या अंतर है,
अगर आप इकोनॉमिस्ट हैं और आपको फंड दे दिया जाए तो आप किस पे कंट्रीब्यूट करेंगी? आई मीन रोड बनवाएँगी या फिर पोषण अभियान पे देंगी? उनका कहना था कि क्या गवर्नमेंट पोषण अभियान पे कम ध्यान दे रही है और स्वच्छ भारत अभियान पे ज़्यादा ध्यान दे रही है? तो इस तरह के क्वेश्चंस थे, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हमको पूछे गए थे। जैसे कि सेल की सीईओ कौन है? उस समय लेडी कोई बनी थी, वैसे मुझे ये क्वेश्चंस नहीं पता था, तो मैंने सॉरी बोला था। ये अलग, उसके अलावा और भी क्वेश्चंस थे, जैसे कि उस समय हमारे एक्स गवर्नर थे, उनका डेथ हो गया था, तो उनका नाम पूछा गया था। 5 स्टार सिटी का मतलब उस समय न्यूज़ में था, तो वो पूछा गया था। किसान आंदोलन के बारे में मेरा व्यू क्या है, वो चीज़ पूछा गया था। और किसान आंदोलन का उस दिन पूछा जा रहा था कि कौन-सा दिन है, तो उस दिन 32वां दिन चल रहा था। तो इस तरह के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। उसके अलावा आप सीडीपीओ हैं, तो मतलब आप स्पेसिफ़िक क्या कर रही हैं, ठीक है? आप इस इम्प्लीमेंट कर रही हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स, तो उसके अलावा स्पेसिफ़िक आप क्या कर रही हैं? उसके बारे में पूछा गया। तो ओवरऑल इंटरव्यू मतलब मेरा अच्छा गया था। केवल फर्स्ट क्वेश्चन शायद वो जस्ट मैं एंटर की थी, तो इस कारण से थोड़ा मतलब डर गई थी। अदरवाइज़ ओवरऑल अच्छा था। और ये कभी भी मतलब परेशान नहीं होना है कि हिंदी में बोलना है कि इंग्लिश में बोलना है। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसमें बोलिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी में ही बोलिए या इंग्लिश में भी बोलिए। जैसे मेरा जो है वो इंग्लिश मीडियम रहा जिसमें मैं एग्ज़ाम दी, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में ही मोस्टली इंटरव्यू दी थी, दोनों 63rd भी और 64th भी, और दोनों में ही मेरा इंटरव्यू में मार्क्स अच्छा है। 63rd में मुझे 85 आया था और 64th में मुझे 90 है। सीडीपीओ में मेरा हाईएस्ट था, 106 था मेरा, शायद 64th में भी 90 ही हाईएस्ट है। कहने का मतलब है कि आपको वहाँ निडर होकर के बोलना है, वहाँ कभी भी मतलब आपको प्रेशर नहीं दिया जाता है कि हाँ यही चीज़ कीजिए। हाँ, कभी-कभी वो मतलब ग्रिल करते हैं थोड़ा आपको, जैसे कि सीडीपीओ में ही मुझे मतलब पूछा जा रहा था कि मैं आपको सीडीपीओ बना दूँ, तो आप तो बीपीएससी अगर हो जाएगा तो आप छोड़ देंगे मुझे। तो थोड़ा बहुत वो मतलब होता है, बट वही सिचुएशन तो वो देखना चाहते हैं। अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो देने वाले हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप एक बार मॉक टेस्ट ज़रूर दे लीजिए, क्योंकि उससे आप थोड़ा निडर हो जाते हैं। अगर आप पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं तो आप फिर से दोबारा दीजिए, तो एक डर का माहौल ख़त्म हो जाता है। और वहाँ आपको हमेशा कॉर्डियली फ़ील करवाया जाता है, तो इसीलिए उतना डरने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपको पूछा जाएगा आप उसे बेसिकली बताना है, नहीं पता है तो सॉरी कह देना है। अंत में मैं स्टूडेंट जो भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों, मेंस हो, इंटरव्यू हो, या फिर पीटी के लिए ही तैयारी करनी हो, उन सभी के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपना 100% दें। आप अपना 100% दीजिए तो ईश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा। कोविड का सिचुएशन है, बहुत लोगों के घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन इन परेशानियों को ही आपको अपनी पॉजिटिविटी में बदलना है। अगर इस समय में अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। हमेशा जो है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी रेस है और सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और हमेशा एग्ज़ाम जो है बैक टू बैक हो रहा है, चूँकि अब हम देख रहे हैं कि अनलॉक भी हो रहा है यहाँ पर, तो आपको एग्ज़ाम भी होने ही वाले हैं। हो सकता है 2-3 महीने में, मतलब मे बी अक्टूबर नवंबर में आपको पीटी भी हो, और इंटरव्यू की भी जल्द ही शुरुआत हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आप अपना समय हमेशा देते रहिए। जो भी सोर्स है, मटेरियल है, इसको पढ़िए। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहिए। मैं हमेशा ही सोशल मीडिया से दूर रही हूँ। मेरा कभी भी कोई भी फेसबुक या ट्विटर कोई भी अकाउंट मेरा कभी भी नहीं रहा है। इसीलिए कि आपके पास स्टडी मटेरियल सभी तरह के अवेलेबल हैं, और मार्केट में सभी चीज़ दिए हुए हैं, इसीलिए उससे पढ़िएगा तो वो थोड़ा मतलब ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा स्ट्रेनिंग भी होता है, मेंटल या फिर आइज़ पे प्रेशर होना, इस तरह की परेशानियां भी होती है। इसीलिए उससे दूर रहना ही ज़्यादा सही है। अगर आप कल को एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाते हैं तो आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, पॉलिसी मेकिंग में अपना राय रखिए। वो ज़्यादा एक अच्छा सोर्स है, इर्रेस्पेक्टिव की जो है कहीं बैठ कर के फ्रेंड से यूं ही बातें कर रहे हैं। इसीलिए कि आप अपना ध्यान कम्प्लीटली स्टडी की तरफ लगाइए। इसी को, जो भी मौका आपको मिल रहा है उसको जो है आप अपना अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। हमेशा मुझे यही लगता था कि मुझे रिज़ल्ट देना है, शायद इस कारण से मेरा रिज़ल्ट पाया। मैं नहीं कर पाऊँगी तो कोई नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए है कि अपना मेहनत करते रहिए हमेशा, इसी से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।